केसरिया बालम आनी पधारो मारे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कला संस्कृति जहां बढ़ावे मान, माटी भी करे वीरता का गुणगान। नव सृजन से दुनिया में बने एक पहचान, वही तो है मेरा अलबेलो रंग रंगीलो राजस्थान। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। नमस्कार खम्मा घड़ी, मैं हूं प्रियदर्शनी और स्वागत करती हूं आप सभी का डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। और मेरे साथ में है वो जिनकी महक के आगे फीके पड़ जाएं सारे इतर, जिनकी महक के आगे फीके पड़ जाएं सारे इतर, ऐसे हमारे भाई अजहर। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो इस सलीके से जो परिचय मेरा दिया ना, मज़ा ही आ गया कि फिज़ा को महका दिया है ऐसा नज़र आता है। और फिलहाल नज़र के साथ अजहर भी यहाँ आता है। और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और हम तो हमेशा वही करते हैं ना जीजी कि एक खास शख्सियत को हम बुलाते हैं या यूँ कहें कि एक ऐसी कहानी कि कुछ पर्दे या यूं कहें कुछ पन्ने उलटकर देखते हैं, किताब आपके सामने लेकर आते हैं और धीरे धीरे उनके पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। उनके अलग अलग आयाम हमारे दर्शकों के सामने आते हैं। ऐसी तो खास शख्सियत होती है हमेशा अलबेलो राजस्थान में। तो आज अजहर कौन है वो आप ही बताएं। देखिए यही मैं बताने वाला हूँ और उससे पहले ये भी बता दूं कि कथानायक की ज़बानी ही उनकी उस जीवन की कथा को जानने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन आज के तो कथानायक खुद एक कहानीकार हैं, खुद एक फिल्म निर्देशक हैं, खुद एक निर्माता हैं, खुद एक फिल्म अभिनेता हैं और भी बहुत सारे आयाम उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका परिचय आपको दूं, जी उनके बारे में कुछ हमारे पास तैयार है। कुछ वो कहते हैं ना, वो उनका तो काम है कि सिनेमा के पर्दे पे, टीवी के पर्दे पे लोगों को बहुत कुछ दिखाना, दुनिया को दिखाना, दर्शकों को दिखाना, जमाने को दिखाना। लेकिन आज हम ये हिमाकत करते हैं कि उन्हें हम पर्दे के माध्यम से पहले हम उनकी जीवनी के बारे में और दर्शकों को भी हम एक छोटा सा गैस करने का पॉइंट दे देते हैं कि कौन है आज की वो खास शख्सियत। तो आइए उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां हैं हमारे पास, पहले उन पर नजर डालते हैं, फिर मुखातिब होते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। नजर सीधा स्क्रीन पर। बिल्कुल। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी आपकी कि आपने मकान किराया देने से पहले हमें सब कुछ सच बता दिया और हमने ये फैसला किया है। नमस्कार संगीता देवी, मैं बोल रहा हूं, आपका भास्कर। कैलाश भास्कर। यहाँ फिर से फोन क्यों किया तूने? फिर से रुपया चाहिए। गलत फहमी, हम लोग कोई चोर नहीं है। साला सब चोर यही बोलता है। इन्होंने मेरे सामने ही सिद्धार्थ को गोली मारकर उसको खत्म कर दिया और मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। लेकिन मैं अंकल का नाम नहीं बता सका। मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है पापा। मैंने रोमा से सच्चा प्यार किया। प्यार और बुलशिट। तुम इंस्पेक्टर विजय को नहीं जानते। इस वक्त तो इंस्पेक्टर विजय उसके पास हूं। मैं किसी ऐसे युद्ध में भाग नहीं ले सकता जो एक स्त्री के अपहरण के लिए लड़ा जा रहा हो। मैं असुरों की संस्कृति के लिए लड़ सकता हूं,
उनकी सत्ता की स्थापना के लिए लड़ सकता हूं, किंतु मैं कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ सकता जो एक विवाहिता पत्नी के अपहरण के लिए लड़ा जा रहा हो। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, सजा सिर्फ उम्र कैद। ना जाने कितने माँ बाप के सपने बिखर गए, सजा सिर्फ उम्र कैद। ना जाने कितनी मासूम लड़कियों ने सुसाइड जैसा कदम उठाया और इन भेड़ियों की सजा सिर्फ उम्र कैद। ठीक कहो नारद जी। आज फिर सुने एक बार, नरसिंह जी जैसा भक्त और नानी जैसी बेटी रे वास्ते अपना ही नियम तोड़ना पड़सी। स्टैम्प पेपर स्कैम, एसएसपी मलिक और 5 पुलिस वालों के मर्डर का मेंटल गिल्ट और ये स्टूल, साफ जाहिर होता है ये सुसाइड है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। आज 15 साल के बाद किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी कंपनी ने मुझे मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जॉब ऑफर किया है और ये फिर वही अपना घिसा पिटा हथकंडा अपना रहे हैं। मगर इस बार मैं रुकने वाला नहीं हूं पापा। अरे राज बेटा खाना तो ये देखे आपने अनेकों रूप। अब फिलहाल वो कहते हैं ना कि जीवन की छांव और धूप, वो हमें क्या कहती है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे ठीक पहले ये कहना बड़ा लाजमी है जी कि अदा, अभिनय, अभिव्यक्ति, सतत कर्म संचार। क्या अदा, अभिनय, अभिव्यक्ति, सतत कर्म संचार, निर्देशन, प्रतिदर्शन और गहन कहानीकार। क्या बात, निर्देशन, बहुत खूब। प्रतिदर्शन और गहन कहानीकार आज ऐसे हैं हमारे साथ इस मंच पे मेहमान, जिनकी कलाकारी को देखने के बाद आप भी कहेंगे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आइए स्वागत करते हैं उनका, जिनका एक खास है वजूद, जो है फिल्म निर्देशक, अभिनेता, निर्माता और नाम है उनका राहुल सूद। आइए स्वागत है सर आपका इस मंच पे। बहुत बहुत स्वागत। मुझे ऐसा लगता है कि स्वागत करते हुए मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आज आप मेहमान हैं, आप तो स्वयं भी मेजबान हैं। 2020 की वो घड़ी जब पेप टॉक विद राहुल सूद वो आप किया करते थे, और जो काम अभी हम कर रहे हैं वो काम आप भी किया करते थे। उसमें रंजीत जी, जो फिल्म अभिनेता रंजीत हैं, जिनके साथ में अभी हमने देखा आपको, उनका भी आपने इंटरव्यू लिया और बड़ी बड़ी शख्सियत के इंटरव्यू उसमें रहे हैं। तो सर आज इतना सब कुछ करने के बाद, 1997 से मुंबई जाने के बाद, उसके बाद पूरी एक यात्रा तय करने के बाद, जयपुर की इस धरा पर वापस आने के बाद, आपको लगा था वापस सर अजहर और प्रियदर्शनी के सामने अलबेलो राजस्थान के इस मंच पे हम बैठ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे लगा था, मेरे को उस समय लग गया था कि मैं एक दिन जरूर यहाँ आऊंगा। बहरहाल चलिए, आज वो कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए आ ही गया है। लेकिन सर डेफिनेटली हमारे लिए ये दिन बड़ा अच्छा है, बड़ा खास है, क्योंकि एक ऐसे कलाकार की हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि मशक्कत के बीच में, मशक्कत की आंधियों के बीच मेहनत का एक दिया और वैसा एक वजूद, और नाम अभिनेता राहुल सूद। क्योंकि वो मशक्कत और मेहनत की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई मर्तबा ऐसे भी मकाम आए कि मैं अभी हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप, वो कहते हैं कि अपने फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये भी कहानीकार की एक कहानी है। तो आइए सर आपकी उस कहानी को जानने का प्रयास करते हैं और पहले पन्ने से ही शुरुआत करते हैं सर। जयपुर की वो धरा, एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के बीच में जहाँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन या यूँ कहें कोई प्रशासनिक सेवाओं में रहे, वहाँ एक्टर बनने का सपना कैसे हुआ, बताएं सर। असल में जैसे मैंने आप बता रहे हैं बहुत राइटली कि मेरे फादर जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो हमारी जो पापा की पोस्टिंग होती थी अलग अलग शहरों में, छोटे बड़े सब शहरों में हुई, तो मेरी अपब्रिंगिंग भी अलग अलग राजस्थान के शहरों में हुई जी। तो वहाँ पे उस ज़माने में कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता था, क्योंकि टेलीविज़न भी बहुत लेट आया, मिड 80s में आया। उससे पहले सिनेमा हॉल में जो फिल्में लगा करती थी तो वही हम लोग देखा करते थे। तो बचपन में कहीं ना कहीं बहुत इनसे इंस्पायर हुआ मैं। जैसे स्पेशली मैं एक किस्सा नरेट करना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो वो अमित जी की फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, तो उसमें उनका डबल रोल था। तो जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो नेगेटिव शेड लिए हुए था, तो उनके क्या है कि वो थोड़ा लुक चेंज करने के लिए बाबू करेक्ट तो उस कैरेक्टर में क्या था कि साइड लॉक्स जो होती थी वो वाइट थी और वो पीछे बाल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं।
तो उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैं घर पे भी वो पाउडर लगा के और साइड बर्न्स को वो वाइट करके और वो एनेक्ट करने की कोशिश किया करता था। तो पापा फिर कहीं हम जाते तो वो बोलते कि चल बाबू का कैरेक्टर करके बता। तो वहाँ से वो एक मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई जहाँ पे आई स्टार्टेड कॉपिंग अमित जी। और उस समय वही एक हमारे लिए एक एक्टर थे जो उस समय शिखर पे थे और उन्हीं की फिल्में देख करके बड़े हुए। तो वो जो एक पैशन था वो शायद वहीं से मुझे लगता है कि स्टार्ट हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है कि जो फर्स्ट मेरी मेमोरीज में आता है वो वही कैरेक्टर आता है। उसके बाद काफ़ी सारे हम लोग स्कूल में भी प्ले करते थे और बाकी सब चीज़ें होती रही। तो समय जैसे अपने हिसाब से चलता रहा और ग्रेजुएशन, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा छोटे शहरों में थिएटर और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो हम लोग जो स्कूल के अंदर प्लेज होते थे उन्हीं से हम लोग थोड़ा बहुत सीख पाते थे। और फाइनली एक स्टेज ऐसी आई कि जब हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एक ABCL का फॉर्म निकला था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड का, वो हंट हुआ था एक। तो उसके अंदर फिर मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट। तो उसके लिए उसके बाद बॉम्बे गए हम लोग। बट अनफॉर्चुनेटली जो हम सेलेक्ट हुए थे उनमें किसी को भी उस एक फिल्म बनी थी तेरे मेरे सपने, उसमें काम नहीं मिला। मतलब जो हंट से सेलेक्ट हुए थे हमें मतलब एश्योर किया गया था कि आपको कोई प्रोजेक्ट में हम लोग लेंगे, आपकी डायरेक्टरी बनाई जाएगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो समहाउ वो फिजल आउट हो गया। और वो तेरे मेरे सपने में जो कास्टिंग हुई वो सारे जो एक्टर्स थे, चाहे चंद्रचूड़ सिंह हो या अरशद वारसी, वो लोग बाहर से लिए गए। तो देन आई केम बैक वापस। तो तब मेरे पेरेंट्स को या मेरे फादर को लगा कि नहीं, ही हैज़ गॉट टैलेंट, तो अगर यहाँ तक पहुँचा है तो इसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। और उसके बाद देन आई शिफ्टेड इन 97 मुंबई के पेरेंट्स के आशीर्वाद से। तो 97 से फिर मैं बॉम्बे में था। वहाँ पे मैंने KC बुकाडिया साहब को असिस्ट किया लाल बादशाह में। और उसी दौरान मुझे एक फिल्म मिली सूर्यवंशम, जो उसमें अमित जी के डबल रोल था। और जैसे मैंने बताया सत्ते में सत्ता में भी डबल रोल था, तो कहीं ना कहीं तो बट उसमें उनके ब्रदर का रोल था। उनके पहले अमित जी बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे थे और हम छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे थे। वो जो बेटे अमिताभ होते हैं उनके वो 3 ब्रदर्स हैं फिल्म में। तो पहले इनिशियली वाज प्लेइंग एल्डर ब्रदर, तो राजकिरण और मैं, हम 3 लोग थे। तो हमने रामोजी फिल्म सिटी में हैदराबाद में शूट भी किया। उसके 1 महीने बाद हमारा नेक्स्ट शेड्यूल था जो पालनपुर में होना था, जहाँ पे वो हवेली का सीक्वेंस है। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 1 महीने के अंदर की वो शायद कास्टिंग चेंज हो गई, क्योंकि अमित जी यंगर ब्रदर का रोल प्ले करने लग गए। मतलब बाद में जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे पता चला, क्योंकि आई वाज टोल्ड दैट आई एम नॉट देयर इन द फिल्म। तो वो ना राजकिरण थे और ना मैं था। तो वो कास्टिंग चेंज होने की वजह से वो फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। दैट वाज माय फर्स्ट इनिशियल ब्रेक, जो फर्स्ट ब्रेक ही कहूँगा, जो कैमरे के सामने, वो भी विद माय आइडल अमिताभ बच्चन साहब। तो बट लेकिन एज लक सर यहाँ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब फर्स्ट ब्रेक और फर्स्ट ब्रेक से पहले वो हार्ड ब्रेक, मतलब कहीं ना कहीं एक कलाकार समझ सकता है कि जिस कहते हैं ना कि जिस ख्वाब के लिए अब तक अपने आप को इतना जलाया, इतना मतलब फिर वो मिल भी जाता है और उसके बाद सपना जो है बिल्कुल वो कहते हैं ना कि हाथ को आया मुँह ना लगा, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। वहाँ अपने आप को संभालना कितना मुश्किल या कितना आसान? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जिस वक्त मुझे ये पता चला कि आई एम नॉट देयर इन द फिल्म, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन होते थे उस ज़माने में। और लैंडलाइन से हम लोग, जैसे ये साउथ का बैनर था पद्मालय, उनकी फिल्म थी, तो जैसे वहाँ पे बॉम्बे में उनके कोऑर्डिनेटर थे, उनसे मेरे फ़ोन पे बात हुई। तो उन्होंने जब मुझे ये न्यूज़ ब्रेक करी, क्योंकि मेरे टिकट्स वगैरह सब कुछ हो रखे थे, सब दिवाली के जस्ट बाद का टाइम था, तो आई वॉज शैटर्ड। मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि एक तो आपका पहला ब्रेक और दूसरा जो आप करने बॉम्बे आए हैं, और दैट टू विद योर आइडल एक्टर अमिताभ बच्चन सर। तो वहाँ पे वो रात में, मतलब मैं आज भी जब याद करता हूँ तो मतलब बड़ा मेरे को दुख होता है, क्योंकि मैं उस समय मेरे जहन में केवल एक ही चीज़ थी कि मैं, दुनिया तो एक तरफ है बट मेरी फैमिली को कैसे बताऊंगा, क्योंकि दे वर वेरी हैप्पी अबाउट द होल ये जो इंसिडेंट था। कि इवन मेरे ब्रदर भी मुझे कह रहा था कि हम दिवाली पे जैसे राजा पार्क में घूम रहे थे, तो वो बोले यार नेक्स्ट टाइम जब तू आएगा तो यू वोंट रोम अराउंड लाइक दिस, मतलब लोग पहचानने लग जाएंगे आपको।
तो वो सब बातें जो जहन में घूम रही थी यार कि उनको कैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मेरी खुद की, वो तो बड़ा एक मतलब इमोशनल सा एक ट्रॉमा सा था पूरी रात के लिए। आई वेटेड टिल मॉर्निंग, मैंने कहा कि न्यूज़ पापा से शेयर करूंगा। तो मैंने जब पापा से इस बारे में बात करी तो ही टुक इट वेरी लाइटली। तो उन्होंने मुझे केवल एक ही बात बोली कि बेटा ये लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, यू विल गेन सम, यू विल लूज सम, तो टेक लाइफ हाउ इट कम्स। जैसी जिंदगी आपको आ रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, और कुछ नहीं हो सकता है। एंड डोंट वरी, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज। लाइफ इज नॉट मतलब स्टॉप्ड हेयर, है ना, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। तो बस इतना सा उनका बोलना था एंड आई वाज लाइक नॉर्मल। मतलब वो मेरे को बस ये था कि पेरेंट्स को एक बार बता दूं और उनका क्या रिएक्शन आएगा। तो उनका ये वर्ड जो थे कि टेक लाइफ हाउ इट कम्स, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा। उसके बाद ना तो मैंने खुशी के अंदर बहुत ज्यादा खुशी मनाई और ना मैंने दुख के अंदर बहुत ज्यादा दुख मनाया। तो ये एक संभाव रहे। और यहाँ मैं अजर एक बात कहना चाहूंगी, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप हैं राहुल साहब, पूरा प्रशासनिक सेवा में आपका परिवार, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी, आपके कजिन ब्रदर सभी प्रशासनिक सेवा में, और ऐसे में पेरेंट्स का इतना सपोर्ट, क्योंकि आप बिल्कुल लीग से हटकर आपने अपना क्षेत्र चुना। मुझे याद है ये उस समय की बात है जब पेरेंट्स के लिए कला जगत में जाना या सिनेमा में जाना ऐसा लगता था कौन सा क्षेत्र आपने लिया है, चुनाव किया है। हाँ, एग्जैक्टली, गुनाह शब्द ही यूज किया जाता था। ऐसे में आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का, आपके पिताजी का इतना सपोर्ट होना, वो वाकई में आपके लिए एक मोटिवेशन का ही काम कर रहा है। और यहाँ पर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो अब तो खैर सिनेरियो चेंज हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जब आपका बच्चा कला जगत या कला क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो इस तरह का मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं भी मतलब इस मंच के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि भाई आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उनको फ्रीडम दें, ताकि वो अपने मन में आपकी इच्छाओं के लिए दब ना जाएं। गिव देम फ्रीडम एंड दे विल नॉट मेक यू लेट यू डाउन, मतलब आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाहता हूँ। और कहीं मैंने सतीश कौशिक साहब को, दिवंगत जो कलाकार, इतने बड़े कलाकार रहे सतीश कौशिक साहब, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इंसान को वो करना चाहिए जो वो करना चाहता है। Absolutely. भले उसमें फेल भी हो जाए, बिल्कुल, तो कम से कम उसके दिल में मलाल नहीं रहेगा कि मैं जो करना चाहता था एटलीस्ट मैंने वो किया। बहुत अच्छी बात बोली। मैं भी बिल्कुल इसी चीज़ को बिल्कुल अमल करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि यार मैंने ये करता तो ये हो जाता, तो कोई रिपेंट नहीं करना, हमें मलाल नहीं होना चाहिए कि जैसे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊं, तो बट आई चूज दिस वे, तो मुझे कोई इसका मलाल नहीं है कि मैंने वो लाइन नहीं चूज करके ये लाइन चूज की, बिकॉज आई वर्कड वेरी हार्ड एंड ऑनेस्टली। मतलब टिल डेट मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल। और मेरी जब आपसे बात भी हुई सर, और मैं हकीकत है आपसे बात होने से पहले आपसे रिश्ता मेरा है एक दर्शक और एक कलाकार का, जो एक बहुत अच्छा पॉपुलर सीरियल कृष्णा अर्जुन, जिसका एक छोटा सा क्लिप था, वो देखकर हम बहुत हंसते थे क्योंकि वो लैंग्वेज उस तरह की होना, उस समय की स्लैंग लैंग्वेज में कह सकता हूँ, और वहाँ ये कहना कि सब चोर ऐसे ही करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ चीज़ें हैं जो यादों के पिटारे से निकल कर आ जाती है। एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं ना कि उस समय हम उन कलाकारों का नाम भी नहीं जानते, आज तो हम आपसे मुखातिब हैं, तो इट्स जस्ट लाइक कि वो रिश्ता जो है परिपक्वता की तरफ मुड़ चला है कि मैं अब वो बातें आपसे जान पा रहा हूँ। सर, ऑडिशंस देना, उसके बाद में अपने आप को एक चैलेंज की तरह आप लेते थे कि नहीं मुझे तो अब तो कुछ करके दिखाना है, या क्या कुछ सिनेरियो वहाँ रहता था, वो परिदृश्य कितना बदला? क्योंकि एक रिजेक्शन, एक बड़े प्लेटफॉर्म की एक मूवी, वहाँ से किसी कारणवश हम नहीं सेलेक्ट हुए या जो भी रहा, या शूट करने के बाद भी नहीं, उसके बावजूद अपने आप को फिर उसी संबलता के साथ वापस, वो कहते हैं ना कि वापस खड़े रहकर ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर ये कहना कि लो मैं आज भी खड़ा हूँ, तो कैसा रहा सर वो आगे का सफ़र? आगे का सफ़र भी एक्चुअली बॉम्बे में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो लोग बाहर से वहाँ जाते हैं मुंबई में जब एक्टर बनने के लिए, तो उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि दे आर आउटसाइडर्स, उनका वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप जब वहाँ पे जो समुद्र की लहरों के साथ बहना तो आसान है, लेकिन उसके अपोजिट बहना बहुत डिफिकल्ट है, विपरीत बहना बड़ा मुश्किल है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपने टैलेंट पे आपको कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप ब्रेक हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार कई बार आप डाउट करने लग जाते हैं कि यार क्या मेरे में वो बात है, मतलब क्योंकि लेकिन वो अब कई सारी चीज़ें हैं उसमें जो आपको धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आती हैं
कि जो ऑडिशंस होते हैं वो इट इज़ नॉट ओनली टेस्ट ऑफ योर एक्टिंग स्किल्स, लेकिन वो उसके साथ साथ लुक टेस्ट भी होता है कि मतलब वो मेरे करेक्टर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपको वो कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी जना वो देख करके ही बोल देता है यार यू आर नॉट फिट, विदाउट गिविंग एनी रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे को तो मतलब इन्होंने ऑडिशन ही नहीं लिया, मतलब क्या मैं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ। तो लेकिन वो उसके पीछे ये होता है कि उनके जहन में एक करेक्टर ब्रीफ होता है जो उस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग कास्ट करते हैं जी। तो आप अगर अच्छा भी परफॉर्म करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट एन गुड एक्टर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आती हैं। बट इट्स लाइक कि कई लोग समय लेके जाते हैं वहाँ पे कि भाई मुझे 1 साल का समय चाहिए या ऐसा है, तो इट्स अप टू द पर्सन कि वो उसको किस तरीके से ले पा रहा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कितने टाइम बॉम्बे में सरवाइव कर पाएगा। बट ऑडिशंस में सेलेक्ट होना नहीं होना उसने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। क्योंकि मेरे को बहुत पहले जो मैंने बोकाड़े साहब के साथ जैसे असिस्ट कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गई थी कि ये कैसे वर्क करती है। तो मतलब मुझे लगता है कि आई टुक इट इन द राइट स्ट्राइड और मैंने उसको कई जगह, जैसे मैंने फादर की बात को बोला कि यू विन सम एंड यू लूज सम, कुछ आप जीतेंगे कुछ आप हारेंगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि कुछ आप जीतेंगे कुछ आप सीखेंगे और यही फलसफा जिंदगी का उसमें और सीखने के साथ ही जीत भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि बिना हारे आप सीख नहीं सकते, तो सीख जो होती है वही आपके जीतने की तरफ का एक कदम होता है। आगे का आपका क्या कदम रहा सूद साहब की, किस तरह से फिर आगे आप इंडस्ट्री में और अपने आप को आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की? पहला ब्रेक उसकी बात भी अगर हम आपसे करें कि जब पर्दे पे अपने आप को पहली बार देखा वो कैसा था? उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे कुछ मेरे ख्याल से कई बार डेस्टिनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, जिसमें मैं उस समय लगभग 3-4 इनिशियली जब मैं मुंबई गया था तो मैंने यही सोचा था कि मैं केवल फिल्म्स में ट्राई करूँगा, ये माइंडसेट से मैं वहाँ पहुँचा था। और शुरू के जो 2 साल 3 साल थे उसमें मुझे कई सारी फिल्में भी मिली, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो फ्लोर पे नहीं आ पाई। जैसे देवानंद साहब के साथ में एक फिल्म कर साइन हुई थी, एक लाल पुरुषवानी जिन्होंने अक्षय कुमार को ब्रेक दिया था सौगंध में, उनके साथ मैंने एक फिल्म साइन की थी, एक माँ तुझे सलाम में भी था। बट कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीजन से इट डिड नॉट मतलब वो टर्न अप नहीं हो पाया। तो देन आई शिफ्टेड टू सीरियल्स। फिर मैंने कहा कि अगर बॉम्बे में सर्वाइव करना है तो आपको सीरियल्स, क्योंकि एक्टिंग उस समय ये परसेप्शन था कि अगर आप सीरियल्स में काम करोगे तो आपको फिल्म्स में काम नहीं मिलेगा। तो ये समय समय के साथ परसेप्शंस वहाँ पे बदलते रहते हैं। तो वो सोचते हुए मैंने कहा यार अगर मैं ऐसे 2-3 साल मेरे हो गए, अगर मान लो मैं कितने टाइम यहाँ पे रह पाऊंगा, तो एक्टिंग स्किल्स भी ब्रशअप होती रहेंगी और मैं सीरियल्स के जरिए मेरे को एक मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता रहेगा। उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन सीरियल्स। तो जो आप पहले ब्रेक की बात कर रहे हैं तो वो मेरा पहला ब्रेक था, एक सीरियल आता था डी लाइन, जो विनोद पांडे थे जिन्होंने रिपोर्टर वगैरह काफ़ी बड़े बड़े सीरियल्स बनाए थे, उनके साथ मैंने काम किया था। और वो जब टेलीकास्ट हुआ तो मैं उस समय जयपुर में ही था। अच्छा, हाँ। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो यार एक सीरियल आपको दिखाता हूँ। तो वो बोले पता नहीं, मैंने उनको डिक्लेयर नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने वो सीरियल उनके साथ शेयर किया। तो समझे अरे ये क्या ये कब हुआ? वाह 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 वाह। तो आई शेयर, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आप स्क्रीन पे हैं। बिल्कुल। वो कैसा पल था, क्योंकि आप अपने आप को स्क्रीन पे देख रहे हैं और वो लोग आपको देख रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि आप आने वाले हैं स्क्रीन पर। थोड़ा नर्वस फीलिंग होती है कि पता नहीं अब क्या रिएक्शन आएगा। जैसे फ्रेंड्स बैठे हुए थे तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस मिक्स फीलिंग होती है वो, कि हाउ वुड आई लुक, मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसा एक्ट कर रहा हूँ, इनका क्या रिएक्शन आएगा, या आप खुद भी एक्साइटेड वहाँ कोई फिल्टर नहीं होते रिएक्शन में। नहीं, वो जो है दोस्तों के रिएक्शन बड़े अल्लड़ होते हैं। पता है असर कहाँ होती है?
ऐसे में स्क्रीन पर आप अपने आप को देखने से ज्यादा आप जो आपको देख रहे हैं दर्शक के रूप में, आपकी नजर उन पर होती है कि इनकी क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, उनके रिएक्शन से आपको पता लगता है कि हाँ सीरियल या आपका एक्ट या आपका अभिनय वाजिब है। ये होता है। तो जैसे एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये तो हो गया पहली बार देखने वाली बात। जी जी। जब मैं पहली बार, जो आप बता रहे हैं कि वो सूर्यवंशम वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में जब मैं पहली बार दूरदर्शन का एक सीरियल आता था सुराग, तो उसके लिए मैं जब शूट कर रहा था, तो वहाँ पे जब मैं गया तो आई वॉज वेरी नर्वस। अब मेरे मन में, जहन में ये बात हो रही थी कि ये जो कैमरा है, इस कैमरे के ज़रिए मुझे लाखों लोग देखेंगे। तो मुझे डर लग गया, मतलब मुझे उस कैमरे से जब मैं फेस कर रहा था तो आई गॉट स्केर्ड थिंकिंग अबाउट दिस कि यार मुझे इस कैमरे के ज़रिए लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। तो वो डर जो होता है वो इनिशियली शायद मुझे लगता है सबको होता होगा, या मेरी फीलिंग थी, ये मुझे नहीं पता, बट मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैं उस टाइम नर्वस हुआ। बट एक बार जब उससे ओवरकम कर गया, देन इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब फिर एज अ दोस्त की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कलाकार, या यूं कहूँ जो टीवी और सिनेमा की अगर मैं बात करूँ, कैमरे से दोस्ती होना तो बड़ा जरूरी है। आज तो हम देखते हैं रील्स की दुनिया में जिस तरह का कैमरा प्रेम हमें देखने को मिलता है, आहा क्या कहने। लेकिन बहरहाल सर, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्मों का सफ़र या बात करूँ कि टीवी सेट पे अपने आप को देखना बड़ा, अपने आप को कहते हैं कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तसल्ली बख्श लगता है कि हमने कुछ किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके किरदार में एक निर्देशक कब आए, या यूँ कहूँ कि आपको कब लगने लगा कि मैं निर्देशन भी कर सकता हूँ? क्योंकि आज आप एक पूरी एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं और बहुत अरसे से आप चला रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे गुणी एक्टर्स भी आपके उस एक्टिंग स्कूल से निकले भी हैं। तो ये कितना, कहते हैं कि बिल्कुल आप चलते चलते अचानक अपनी राहों को एक नया मोड़ दे देते हैं। आपने कई सीरियल्स के, दूरदर्शन के, प्राइवेट चैनल्स के, जिनमें रामायण है, सीआईडी, आप बीती, अगर वो देखा हो, मतलब वो हॉरर सीरियल, और कोई है ऐसा कुछ करके वो सीरियल भी आता था, मैंने भी देखे हैं वो सीरियल, कृष्ण अर्जुन, और आपने कृष्ण की भूमिका भी निभाई, राजस्थानी सिनेमा भी आपने किया, काफी आपने काम किया है, और फिर फिल्म मेकिंग और निर्देशन के क्षेत्र में आना। तो वो झुकाव, या वो कहता है कि वो मोड़ कैसे आया? वो ऐसा कि मैं जैसे एक बेसिक चीज़ मैं ऑडियंस को भी शेयर करना चाहता हूँ कि थिएटर एक्टिंग और जो फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टिंग होती है, एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, मगर उसकी मेकिंग में फ़र्क होता है। जैसे थिएटर जो है वो एक्टर का माध्यम है, और फिल्म एंड टेलीविजन जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, क्योंकि डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं। तो जब आप फिल्म एंड टेलीविजन या कैमरे के सामने जब एक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी भी ज़रूरी हैं और करनी भी पड़ती हैं। तो आपकी बहुत सारी जो नॉलेज होती है वो उसी समय आपके जहन में आती जाती है कि यार डायरेक्टर मुझसे ये चाह रहा है, मेरे को इस स्पॉट पे आके रुकना है क्योंकि लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है, मुझे नीचे नहीं देखना है, मुझे ऐसे मूव करना है, मुझे डायलॉग जो बोलने हैं, इस डायलॉग को बोलने के बाद मुझे खड़ा होना है, क्योंकि कैमरे की पोजीशनिंग भी चेंज होती है। बिल्कुल। तो वो सारा आपको काम करते करते डायरेक्टर का प्रोस्पेक्टिव आपको मालूम पड़ जाता है सबकॉन्शियसली। इट्स नॉट दैट कि मैं बनना चाहता था उस समय तो मेरे माइंडसेट केवल जो घोड़े के यहाँ पे लगा देता कि बस एक्टिंग ही करनी है, बट इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आप इनकलकेट कर लेते हैं, मतलब एक्टिंग, फिल्म कैमरे के सामने एक्टिंग करने के बाद। तो जब मैं बॉम्बे से वापस जयपुर आया तो एक्टिंग जैसा स्कूल आपने बताया कि मैं एक्टिंग स्कूल रन करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इनको फिल्म और टेलीविज़न की एक्टिंग तो मैं सिखाता ही हूँ, चलो एक वो बच्चे जुड़ना चाहते थे कि सर हमको थोड़ा और प्रोलॉन्ग करना है, तो मैंने कहा चलो एक प्ले हम लोग नाटक लिखेंगे या एक किसी का लेंगे और फिर आपको मैं मंच दूंगा ताकि हम कहीं भी आपको करवाऊंगा, प्रेजेंट कर सके उनको, सब बच्चों को, जैसे जो 8-10 अलग अलग बैचेस के बच्चे जो कीन थे उस पर। तो मैंने बहुत सारे प्लेस पढ़े, बहुत सारे मैंने देखे, तो मुझे लगा कि ये सब बहुत बार हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि कुछ नया हो। तो पहली बार मैंने राइटिंग करी एक प्ले की जो था कुछ तुम बदलो कुछ हम। कुछ तुम बदलो कुछ हम। तो ये बेसिकली 2 जनरेशन्स के बीच में जो गैप क्रिएट हो चुका है पेरेंट्स में और बच्चों में, जो जेन जी बोलते हैं हम लोग,
उन बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं तो उसको हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। उसको लेकर के वो 1-1.25 घंटे का हमने प्ले मैंने लिखा और फिर उसको हमने अलग अलग जगहों पे अपने ये जो पहला मौका था जब आपने कलम उठाई लिखने के लिए? एब्सोल्युटली। यानी वहां से कौन से साल की बात है सर? ये होगा 2011 की बात 11-12 के आसपास। 11-12 ये वो समय था जब आप जयपुर आए? जयपुर आ गया था मैं। जयपुर आने के बाद में 2011-12 में जिसमें हमने अलग अलग जवाहर कला केंद्र या रविंद्र मंच या जोधपुर में संगीत नाटक अकेडमी, उसके अलावा 1-2 इवेंट्स प्राइवेट हुए थे, वहाँ पे हमने उसको मतलब करीब 7-8 शोज किए अलग अलग टाइम्स। और सर वो समय जब हम अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर करते हैं वो समय बड़ा खास हो जाता है, जैसे आज की मुलाकात बड़ी खास है। उसी के साथ साथ आज की कुछ खास बातें भी हैं, आज की खास बात उन पर भी थोड़ी सी नजर हम डालते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखते हैं। बिल्कुल। तो जी देखा कहीं कहीं आज की खास बात? बिल्कुल देख लो, देखा आज की खास बात कहीं कहीं? आज की खास बात 21 जनवरी से जुड़ा भारतीय इतिहास। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और मलयालम साहित्य के लेखक बेकॉम मोहम्मद बशीर का जन्म 21 जनवरी 1908 को हुआ था। 21 जनवरी से जुड़ा एक और इतिहास। भारतीय वैज्ञानिक मंचन हल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव, जिन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका जन्म 21 जनवरी 1948 को हुआ था। यह 21 जनवरी से जुड़ा भारतीय इतिहास। तमिल फिल्म निर्देशक और अभिनेता सुंदर सी का जन्म 21 जनवरी 1968 को हुआ था। आज हमारे वहाँ सामने भी फिल्म की अभिनेता बात और हो रही निर्देशक है। यहाँ भी फिल्म की बात हो रही है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भारतीय संघ के अलग राज्य बने। 7 सिस्टर्स के नाम से हम जानते हैं और भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग। और 21 जनवरी से जुड़ा एक और इतिहास। भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता संथानम, जिनकी मुख्य कृतियां तमिल सिनेमा में हैं, इनका जन्म 21 जनवरी 1980 को हुआ था। तो क्या बात है, कई फिल्मी हस्तियों का आज जन्म दिवस है और एक ऐसी फिल्मी हस्ती से हम बातचीत भी कर रहे हैं। ये है खास बात। ये है खास बात। चलिए एक और खास बात ले लेते हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, इनका जन्म आज ही के दिन यानी 21 जनवरी 1986 को हुआ था। काफी उम्दा अभिनेता थे। इस मंच के माध्यम से इन्हें हम श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे। भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को 58 वर्ष की आयु में हुआ था। ये वो क्रांतिकारी रहे जिन्होंने भारत को आज़ाद होने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। तो सर ये थी आज की खास बात। और अब वापस आ जाते हैं हमारी खास मुलाकात और खास शख्सियत के साथ में, और खास अजहर और प्रियदर्शनी के साथ में। जी, अभिनेता निर्देशक राहुल सूद सर हमारे साथ हैं। दर्शकों एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं तो सर आपने बताया कि निर्देशन की तरफ और यूं कहें कि एक कहानीकार बनने की तरफ का वो सफ़र शुरू हो चुका था। हाँ। और सफ़र भी ऐसा सफ़र शुरू वहाँ से हुआ है कि फिर वो पुरस्कार में भी बदला है। एक से बढ़कर एक पुरस्कार रहे। आपकी फिल्म थोर, जिसके लिए आपको पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पुरस्कार मिले, सराहा भी काफ़ी गया उस फिल्म को। और हमने उसकी एक क्लिप भी देखी जिस तरह के विषय पर वो फिल्म थी। तो सर अब थोर की कहानी भी आपसे जानेंगे कि वो कैसे जहन में आया कि बनाना चाहिए और कैसे सब कुछ घटता चला गया, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। थोर का कॉन्सेप्ट एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो मुझे उनका पोस्टर देख सकते हैं सर हम। जी बताएं सर प्लीज़। तो एक भारत के अंदर काफ़ी ऐसे महिलाओं के प्रति जो एक शोषण होता रहा है और हो भी रहा है, ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड, तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था। और उसको लेकर के एक कहानी मेरे जहन में आई कि क्योंकि मैंने जो आज तक जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि समाज को एक मैसेज दिया जाए। तो बेसिकली ये महिला सशक्तिकरण पे एक मैसेज था कि अगर समाज में जो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के इंसिडेंट्स, तो उसमें अगर महिला पहली बार अगर अनजाने में अगर उसका ऐसा कोई शोषण हुआ है, तो वो अगर उससे दब जाएगी या डर जाएगी तो वो होता रहेगा।
सामने वाले को हिम्मत मिलेगी। तो इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि आपको वो पहली बार हुआ था वो एक आपको त्रासदी कह सकते हैं, हाँ, ट्रेजेडी कह सकते हैं। अब सेकंड टाइम हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं। तो वो आवाज उठाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था इस फिल्म में, जिसमें हमने ये दिखाया कि जो दो अलग अलग लड़कियों को हमने दिखाया जो एक आवाज उठाती है और एक आवाज नहीं उठाती है, तो दोनों की जो अप्रोच थी उसको डील करने की वो अलग अलग थी। तो वही इसमें हमने महिला सशक्तिकरण का जो आवाज उठाने का एक प्रयास इसमें हमने किया है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहूंगा, इस फिल्म में आपने एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, विक्रम विक्रम राठौड़। तो सर वहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब घर परिवार में सब कोई IAS कोई IPS इस तरह का आपने परिदृश्य देखा, तो वहाँ जब पहली बार जब वो कहते हैं कि वर्दी में जाकर और वो ये भूमिका निभाना, तो घर वाले खुश हो गए थे कि हाँ ठीक है? तो सर कैसा नहीं, उसमें ऐसा होता है ना कि एक अभिनेता को अलग अलग रोल प्ले करने का मौका मिलता है और वही चीज़ एक इंस्पायर करती है। क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि आप जो मोनोटोनस लाइफ नहीं जीना चाहता था मैं। आई वांटेड हर रोज़ कुछ क्रिएटिव हो, मतलब 9 to 6 वाला जॉब इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मेरे को हमेशा ये मुझे लगता था कि यार देयर शुड बी समथिंग क्रिएटिव एवरी डे, मतलब कुछ एक ऐसा लगे कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, फ्रेशनेस, नयापन, मोनोटोनस ना हो। तो ये उससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। हालांकि इसके बाद मैंने 2 फिल्मों में और कॉप का रोल प्ले किया और वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। दैट्स व्हाई मतलब मैंने कहा कि हाइड पर्सनैलिटी में आपका जो कहते हैं कि पूरा डोल उस सलीके का है कि आप लगते भी हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो एक बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है जो कि शाश्वत है कि सिनेमा जो है वो सिनेमा समाज की ही एक परछाई की तरह हमें दिखाई पड़ता है और समाज की उस परछाई में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, वो एक फ़र्क जो है वो जो कलम से निकलता है, निर्देशक के जहन से निकलता है और पर्दे पर आता है। ये पूरी कहानी हमें दिखाई पड़ती है। हाल ही के दिनों में कुछ अच्छी राजस्थानी फिल्में भी हमने देखी। बेरन उसमें से एक फिल्म थी जिसमें भी कुछ इसी तरह का टॉपिक था कि महिला सशक्तिकरण, महिला की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे हो जाती है, कैसे उसे अपनी भूमिका को जानना चाहिए, कैसे वो कहते हैं कि जो संवैधानिक जो हमें अधिकार मिलते हैं सब कुछ जानना चाहिए। तो ये एट द सेम टाइम जब आप लिखना शुरू करते हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट बनते हैं, फिर पर्दे पर भी कुछ आता है, कई बार बजट के भी इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे रहते हैं। तो सर चुनौतियाँ तो यहाँ भी भरपूर हैं। इन चुनौतियों से पार पाना कितना मुश्किल या कितना आसान है, आपकी ज़बानी जानेंगे। जैसे अब मैं इस फिल्म की ही बात करूं, थोर की, ये बेसिकली हमने फिल्म जो बनाई, इसका जो कॉन्सेप्ट और इसका, क्योंकि फीचर फिल्म जो होती है वो चाहे वो मुंबई में बने चाहे वो यहाँ बने, वो जुनून से बनती हैं, वो पैसे से नहीं बनती हैं। बट हाँ, मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल उसको रिलीज करने में, उसको थिएटर्स मिलने में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि अगर आज की डेट में बड़े बड़े जो स्टार कास्ट है तो उनकी फिल्में जो हैं वो बिक जाती हैं और वो मासेस तक पहुंच जाती हैं। तो अब जैसे इस टाइप की जो फिल्म होती है जो अच्छे कॉन्सेप्ट पे, मतलब इवन सेंसर में जब फिल्म गई तो वहाँ के सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ने भी ये बोला कि यार ऐसी फिल्में बननी चाहिए। तो उसको आप एक कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, उसका ये पर्पस होता है कि वो फिल्म जो है वो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसी में उसकी जीत है, वही सफलता है, वही सफलता है। क्योंकि आप जैसे थिएटर में भी हम चाहते हैं कि भाई हमें ऑडियंस देखे और जो तालियां बजे वो एक कोई भी कलाकार हो उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन वो वहां पे काम में आता है जब उसकी आप फिल्म की स्क्रीन करते हैं और आपको थिएटर नहीं मिलते हैं या पब्लिसिटी नहीं हो पाती है, वहाँ पे ज़रूर ये मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट फिल्में जो मैं बोल रहा हूँ कि जुनून से बनती हैं। आपकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और है और आपकी और भी कई फिल्में, पापा नहीं मानेंगे, एक भवरी राजस्थानी फिल्म भी है। अभी पिछले दिनों आपने लैला मजनू मज़ारे लैला मजनू पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको पहचान मिली और अवार्ड भी मिले। उसके बारे में कुछ बताएं, वो टॉपिक कैसे जहन में आया? क्योंकि लैला मजनू की कहानियां हमने बहुत फिल्मों के जरिए सुनी है, देखी है, लेकिन जिस तरह से आपने उस पर काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पहचान दी है आपने, वो बड़ी बात है अपने आप में। तो वो जानना चाहते हैं।
जैसे मैं काफ़ी सारी, मतलब मैं बताऊं कि जब मैं मुंबई से वापस आया तो मैंने बहुत सारा अपने आप को एक्सप्लोर किया। जैसे मैंने बताया कि लिखना मैंने शुरू किया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार आई कैन राइट ऑल्सो। तो ऐसे ही मैं एक कोई फिल्म फेस्टिवल की जूरी में था, तो मैं बहुत सारी फिल्में देख रहा था, उनको शॉर्टलिस्ट कर रहा था। तो मेरे जहन में आया कि क्योंकि मैं फिल्म और टेलीविज़न का आदमी था, तो मेरे लिए डॉक्यूमेंट्री और बाकी की जो एड्स या शॉर्ट फिल्म्स मेरे स्कोप में नहीं थी, मतलब जो मैं तो जब मैं वो उसकी फिल्में, छोटी छोटी फिल्म्स हम देख रहे थे, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री देखा, तो मेरे मन में एक फीलिंग आई कि मुझे भी एक कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। तो मुझे काफ़ी टाइम तक ये लगा कि सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो अभी तक अनटच्ड हो, जिसके बारे में लोग जानते भी हों या नहीं भी जानते हों, तो मुझे उसको पे मज़ा आएगा बनाने में। तो मुझे याद आया कि मैं फादर उस समय गंगानगर में कलेक्टर थे, तो वहाँ पे जब मैं छोटा था तो कोई कह रहा था कि गंगानगर में वहाँ पे पहले ये एक ही ज़िला हुआ करता था, अनूपगढ़ भी था और हनुमानगढ़ भी था, ये सारा एक ही था। तो किसी ने बोला कि वहाँ पे लैला मजनू की मज़ार है, तो वो मैं जा नहीं पाया, बात हो गई। कट टू मैं 20-25 साल गुजर गए, मैं वापस आया तो मेरे जहन में वही बात याद आई कि यार वो लैला मजनू की मज़ार वहाँ पे है, तो क्यों ना उस पर बनाया जाए। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू की, काफ़ी मेहनत करी, और वहाँ पे जाकर के हमने वो मेला लगता है वहाँ पे जून के महीने में, और उस पर फिर हमने काफ़ी रिसर्च करके और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। क्योंकि लैला मजनू बेसिकली, जैसे मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि लैला मजनू बेसिकली ईरान में एक पारसी कॉन्सेप्ट है, जो निज़ामी गंजावी जो राइटर थे 11th सेंचुरी में, उन्होंने उन पे काफ़ी सारी उनका वर्जन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ लैला मजनू पे। उसके बाद उसके बहुत सारे वर्जन्स बने, फिर इंग्लिश में वर्जन आया। जब पारसी इंडिया आए 7th-8th सेंचुरी में, जो गुजरात में बसे, और उसके बाद उनका जो थिएटर था पारसी थिएटर, उसने लैला मजनू की कहानी को उठाया और उन्होंने इसको पूरे इंडिया के अंदर थिएटर के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार किया। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को, हमारी जनरेशन को ऐसा लगता है कि ये हमारे ही इंडिया के, हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो और हर उस मतलब प्रेमी युगल को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ही प्रतिबिंब है। जी। तो वो उस पे पूरी रिसर्च ओरिएंटेड फिल्म है, जिसमें हमने पूरा इंसाइक्लोपीडिया है कि उसमें क्या है, और लैला मजनू की मज़ार यहाँ पे है या नहीं है, वो आपको डॉक्यूमेंट्री देख करके ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि वो उसमें हमने दोनों एंगल्स रखे हैं कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि होने के रीज़न ये है क्योंकि वो जो मज़ार है वो ऐसी बेल्ट पे है, वो घग्गर नदी है जो सरस्वती नदी बोलते हैं, और वो 5000 साल पुरानी जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस पे बेस्ड है, उस बेल्ट पे आता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि जो उनकी मज़ार की जो है फोटोग्राफ, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, और बहुत ही पंजाब से और लव बर्ड्स और नए न्यूली वेड लोग वहाँ पे जिनकी शादी हुई है, वो लोग आते हैं। और पहले एक दिन का मेला लगता था जून में, 10 या 11 जून को, अब वो 10 से 15 जून 5 दिन कर दिया गया, और लाखों लोग विजिट करते हैं यहाँ पे। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पे घंटी लगी हुई है, जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो वैसे आप घंटी बजा के आप एंटर करते हैं। तो मतलब एक वो कौमी एकता का एक मैं तो कहूँगा उदाहरण है कि यहाँ पे हम अगर जाएं तो। इसके साथ साथ सर आपने डिमेंशिया और ब्रेन स्ट्रोक इस नाम की फिल्में भी, डॉक्यूमेंट्री अवेयरनेस फिल्म भी आपने की। उसके पीछे क्या आइडिया था, और उसे भी काफी सराहा गया, पुरस्कृत भी वो अपनी अपनी श्रेणी में रही। क्या कुछ रहा सर? उसके पीछे ये था कि मेरे कोई रिलेटिव थे जो जिनको काफ़ी एजेड थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तो उसमें पहले 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो पैरालिसिस, बेसिकली वो क्लॉट जो होता है वो आपके ब्रेन में चला जाता है। तो पहले फर्स्ट 4 आवर्स आर वेरी क्रूशियल। तो वो लोगों को पता नहीं होता, लोग डिले कर देते हैं हॉस्पिटल जाने में। अगर वो फर्स्ट 4 आवर्स में हॉस्पिटल, गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसको, गोल्डन आवर्स, तो अगर उस पीरियड में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, बचा जा सकता है। बचा नहीं, बच तो तब भी जाते हैं, मगर वो पैरालिसिस से बच सकता है। तो वो हुआ। तो मैंने फिर इस पे एक पूरा कॉन्सेप्ट लिखा, और
इस पे रंजीत जी को ब्रेन स्ट्रोक में, मैंने जो बॉलीवुड एक्टर हैं अपने जो विलन रहे हैं उनको फिर यहाँ बुलाया, मैंने उनको कास्ट किया और वो फिल्म बनाई। वो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, और वहाँ पे वो टॉप 20 में डिमेंशिया भी फिल्म थी और ब्रेन स्ट्रोक भी, ये दोनों फिल्में हमने उसके टॉप 20 फिल्म्स में थी। तो हमें वो लॉकडाउन जिस वर्ष हुआ 2020 में, तो उस वर्ष मार्च में होना था और मार्च में उसके कुछ दिनों बाद लॉकडाउन हो गया था, बट सिचुएशन वाज वेरी ग्रिम की, मतलब वो लग रहा था कि कुछ ऐसा कोरोना टाइप हो रहा है। तो वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे त्रिपुरा में, अगरतला में, वहाँ पे इन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था। 5 दिन का इवेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑनलाइन होके रह गया। तो उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इनॉग्रेशन में आए थे ऑनलाइन वाले में, और अमित जी जो अमिताभ बच्चन साहब वो क्लोजिंग सेरेमनी में आए थे। और सर आपकी कुछ अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट भी हैं कोस मीनार पे जो आप कर रहे हैं, कोस मीनार पे आप इसकी भी आपसे बात भी करते रहे और कुछ पोस्टर्स भी यहाँ पर आपकी फिल्मों के चलते रहे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कोस मीनार क्या सब्जेक्ट और क्या कुछ कोस मीनार ब्रीफ में, क्योंकि वक्त की अभी हमारे पास थोड़ी सी तंगी है। कोस मीनार बेसिकली एक बहुत ही मेरा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो मैं पिछले 8 साल से इस पर रिसर्च कर रहा था। और ये मुगल कालीन मीनारें हैं जो माइलस्टोन जो हम आज के ज़माने में हैं वही ये है। तो आगरा से अजमेर तक ये उन्होंने बनाई थी, और इनको हाईवेज बोलते हैं, मतलब हाईवेज पे होती थी उस समय, कच्चे हाईवेज होते थे। तो ये कोस मीनारें बेसिकली 30 फीट ऊंची मीनारें, लगभग 30 फीट ऊंची मीनारें थी जो रास्ता बताती थी जो लोग हाईवे पे जा रहे हैं। तो ये शेर शाह सूरी ने इसका इनिशियली किया। उससे पहले अशोका के पीरियड में भी ये मड की बनती थी जो अब बारिश वारिश के कारण डिस्ट्रॉय होगी, बट ये क्योंकि ईंटों की बनी हुई है और इस पे उसका क्या बोलते हैं, क्ले का वो प्लास्टरिंग हो रखी है, तो ये आज तक एग्जिस्ट करती हैं। और ये मेरी बहुत रिसर्च करके आमेर से अजमेर तक जितनी भी कोस मीनारें आती हैं, क्योंकि हर 3 किलोमीटर पे होती हैं, तो इसके बाजू में एक स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं, वो बेसिकली सराय होती थी जो आज के ज़माने में होटल, हाईवेज पे जो होटल होते हैं। तो इसमें मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है हम लोगों ने कि जैसे शाहराह इसका नाम है, शाहराह में जो होता है हाईवे, और ये नया है वो पुराना है। पुराने ज़माने में ऐसे सेना जाती थी, अकबर पैदल जाते थे अजमेर, तो ऐसे जाते थे, और आज ये उसको एक सिंबॉलिक जो पक्की रोड है वो कच्ची रोड में कन्वर्ट हो रही है, अगर आप देखेंगे तो आपने राजस्थानी सिनेमा में भी काफ़ी काम किया है, और इन दिनों हम देख रहे हैं अजहर कि राजस्थानी सिनेमा एक समय में यकीनन बहुत बुलंदियों पर था और आज भी अपनी बुलंदियां वापस पा रहा है। और किस तरह से ये आगे, ये नानी बायरो मायरो का जो पोस्टर है ये मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी, और ये भी अच्छी फिल्म थी। इसमें भी यतिन कारेकर, इसमें यतिन कारेकर जो मुन्ना भाई MBBS में जो थे, पैरालिसिस था, या शांति सीरियल वो हैं। ये सुरेंद्र पाल है, इनके साथ रामायण में भी मैंने काम किया जो द्रोणाचार्य बने थे महाभारत में। तो काफी अच्छे एक्टर्स थे और काफी अच्छी फिल्म बनी थी नानी माई का मायरा। तो और कैसे फिल्मों को आगे बढ़ाया जा सकता है राजस्थानी सिनेमा? देखिए, राजस्थानी सिनेमा में मुझे लगता है कि एक तो हमारे यहाँ पे 2 बेसिक मैं जल्दी बता देता हूँ 2 पॉइंट्स। तो उसमें ये है कि एक तो जो हमारी भाषा है, जो हमें 10th तक पढ़ाई जाती है, उसकी जगह अगर हम राजस्थानी पढ़ाएं तो, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि ये राजस्थानी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, तो हमें राजस्थानी पढ़ाई नहीं जाती है। तो अगर हमें पढ़ाई जाए 10वीं तक, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती पढ़ाते हैं, और सब स्टेट्स में अपनी रीजनल या भाषा को प्रमोट करते हैं, वैसे एक तो ये होना चाहिए जिससे हमें गर्व महसूस हो कि हम राजस्थानी बोलें। धीरे धीरे क्या है कि राजस्थान एक हिंदी भाषी स्टेट बनता जा रहा है, क्योंकि हम काफ़ी समय से शायद ये सोचते हैं कि हम हिंदी या इंग्लिश में बात करेंगे तो थोड़ा सा होगा, तो राजस्थानी बोलना गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो चैनल, जैसे अगर कोई हिंदी फिल्म रिलीज़ होती है तो उसको क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे वो उसको दिखाया जाता है, चाहे OTT हो या प्रमोशन हो। राजस्थान में जो मैंने पहले बात बोली कि यहाँ पे जो फिल्में बनती है, हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ पे हम उस फिल्म का शोकेस कर सकें या अपना प्रोमो दिखा सकें जो लोगों तक पहुँच पाए। जैसे अब रील्स का ज़माना है, तो मे बी अब हम लोग वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उस वे में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग उनके टीजर्स या पेड प्रमोशन से उसको हम लोग प्रमोट करें।
बट दो बातें मैं मोटा मोटा मुझे समझ में आती हैं। एक तो अपन 10th तक राजस्थानी कंपलसरी सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। पाठ्यक्रम में होगा तो डेफिनेटली जुड़ाव ज्यादा रहेगा, बच्चों को भी समझ में आएगा। दूसरा, इसको हम लोग अगर अच्छे से प्रेजेंट, राजस्थान में तो है ही हैं बट बाहर भी हैं, चाहे इंडिया के अलग अलग भागों में या फॉरेन में भी, पूरी दुनिया में राजस्थान के जो वासी वो फैले हुए हैं। बिल्कुल। अभी मेरी जैसे बात भी हो रही थी, मेरे एक फ्रेंड हैं जो अमेरिका में है कि हम वहाँ पे भी कुछ ऐसा करें कि वहाँ पे हमारी फिल्म्स रिलीज हों। तो लेट्स सी, मतलब मैं अपनी लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ये एक मुहिम की तरह हमें लेना चाहिए, तो क्योंकि हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम राजस्थानी हैं। वाह, तो राजस्थानी होने का जो कर्तव्य है वो भी आप बड़े बखूबी निभा रहे हैं। और बिल्कुल वो जो आपका अवेयरनेस करने का काम है आपके सिनेमा के माध्यम से भी और आपकी ज़बानी भी, दोनों ही सलीके से आप करते चले जा रहे हैं। फिलहाल सर वक्त जो है वो अभी हमें नया मोड़ देने की बात कर रहा है, और वो मोड़ भी क्या, अलबेलो अंदाज, अलबेलो राजस्थान का ये मंच, अलबेलो अंदाज। एक छोटा सा रैपिड फायर, कुछ 4-5 सवाल आपसे जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं और एक एक लफ्ज़ में उसका आंसर हमें जल्दी जल्दी आपसे चाहिए। पहला सवाल सर, आप खुद एक फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म है तो इस फिल्म का टाइटल क्या होगा? रैपिड फायर सर। लाइफलाइन नहीं मिलने वाले आपको। पास। किंग। 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 वाह, क्या बात वाह, है। वाह, जयपुर या मुंबई, क्या पसंद है? जयपुर। ड्रीम प्रोजेक्ट? फिलहाल कोस मीनार। कोस मीनार। वाह। ड्रीम रोल? दिलीप साहब का राम और श्याम में जो रोल था। क्या बात है। सफलता का मूल मंत्र? परसिवरेंस। वाह, क्या बात है। बहुत ही खूब। यहाँ संवाद भी हम सुनना चाहेंगे, लेकिन समय की लेकिन एक संवाद तो बनता है उसके साथ साथ भी, क्योंकि चलते चलते ये अमिताभ बच्चन साहब का या जो भी आपका मन करता है, क्योंकि उन्हें देखकर आप कहते बढ़ते रहे एक कलाकार के तौर पे। नमक हलाल का अब देखिए बहुत साल हो गए मुझे, वो बचपन की बातें अब वापस मुझे याद दिला रहे हैं। मैं नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहा हूँ। और नमक हलाल में बच्चन साहब का एक डायलॉग है जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, जब वो गांव से शहर आते हैं, और रंजीत डायलॉग को कोई नहीं भूल सकता शायद जिन्होंने नमक हलाल देखी है। जी जी सर। तो वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे उनसे रंजीत पूछता है कि अरे मोहन चोटी को कि अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये किस चीज़ को पकड़ लाए हो तुम? तो बच्चन साहब बोलते हैं कि बाबूजी हम चीज़ नहीं हैं, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है, लखनपुर गांव के रहने वाले हैं और इंटर पास हैं। शहर में आने से पहले हमारे दद्दू ने मुझको 3 बातें बताई, पराई औरत पराई दौलत पे हाथ नहीं रखना, जिसका नमक खाओ उसके नमक हलाली करना, और अन्याय के सामने कभी सर नहीं झुकाना। बोलो हमारे दद्दू ने ठीक कहा कि नहीं कहा? अगर तुम्हारे दद्दू ने बिल्कुल ठीक कहा, बट तुम्हें अंग्रेजी वगैरह आती है? या कहता लो कर लो बात, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. क्या बात है सर। तो वाकई वो एक पूरा प्रतिबिंब हमें तो दिखाई पड़ता है। और सर आपकी फिल्मों की बात करें, आपकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उनकी बात करें, आपकी ज़िंदगी की बात करें, जिन सफलताओं से अभी तक हुआ था कि रूबरू नहीं हो पाए, वो सारी सफलताएं आपको हासिल हो। दूरदर्शन का ये मंच यही कामना करता है, राजस्थान का यही मंच कामना करता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको देते हैं, शुक्रिया आपका अदा करते हैं। थैंक यू। और फिर आपसे मुलाकात हो यही कामना करते हैं, और फिलहाल दर्शकों से भी विदा लेते हैं।